हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति वाला पॉलिटी चल रहा है और इसमें आज हम चैप्टर 4 की बात करने वाले हैं, भारत के विदेशी संबंधों के। देखो, अब तक हमने बात की कि जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया तब उसके पास क्या क्या चैलेंजेस थे और कैसे हम उन चैलेंजेस से निपट पाए। नेक्स्ट हमने जाना कि कैसे कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वह शुरुआत के 3 आम चुनाव में रहा। थर्ड हमने बात की नियोजित विकास की राजनीति की, जब हमने दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया कि देश कैसे चलेगा और उस चलने के लिए जो चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे, हमें उन्हें सॉर्ट करना था। उसके बाद अब हमारे सामने तीसरा प्रश्न था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि जब अंग्रेज गए हुए थे 1950-60 के दशक की भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा गरीबी, भुखमरी, अकाल, सूखा, इन सबसे देश जो है वह बहुत ज्यादा परेशान था। तब हमने क्या किया कि सोवियत संघ से प्रभावित होकर हमने 5 ईयर जो प्लान्स है, पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, इसको हमने अपनाया था। देखा था कि किस तरीके से 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, है ना। तो देखो, अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, अब इसी प्रॉब्लम्स के चलते साथ साथ हमें एक और महत्वपूर्ण काम करना था, जो था भारत जो है वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र राज्य के रूप में बाकी जो और देश थे उसके साथ संबंध स्थापित करना था। तो अब ये जो विदेशी संबंध बनेंगे वो किस आधार पर बनेंगे, ये चैप्टर आपको बताएगा कि भारत के जो विदेशी संबंध है, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जीएस मेंस का जो आपका पेपर होता है, जीएस पेपर 2, उसमें आईआर का सब टॉपिक है। ये जो आज का क्लास है, आपको कुछ आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिलेबस है आईआर में वह क्या क्या लिखा हुआ है मेंस के लिए। भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते। नेक्स्ट देखो, भारत के हितों और विकसित विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव, भारतीय प्रवासी, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां, मंच, संरचना और शासनादेश। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है बच्चों जो आपको जीएस मेंस पेपर 2 के लिए पढ़ने हैं आईआर के अंतर्गत, ठीक है। तो आईआर एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें पीटी और मेंस दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। ये वाला जो आपका आज का चैप्टर है, ये आपको कुछ इंसाइट्स देगा कि हमने शुरुआत में, देखो, भारत की विदेश नीति क्या है, हमने जैसे कि भारत की विदेश नीति हम कहेंगे सॉफ्ट पॉलिसी पर हमने अपनाई है, क्या है वह सॉफ्ट पॉलिसी, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है वह सीधे सीधे आ जाते हैं। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त के इंटरनेशनल, बेसिकली जब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे, हम सर्कमस्टांसेस की बात करेंगे, वो क्या थे। मतलब जब हमें विदेश नीति को स्थापित करना था उस वक्त हमारे पास जो प्लेग्राउंड था स्थितियों का वह कैसा था, हम उन कठिन परिस्थितियों को समझेंगे। हमें पता है कि 1947 जब देश आजाद हुआ, विश्व जो है वह बहुत स्थिर नहीं था। बहुत सारे ऐसे देश थे जो आजाद हो रहे थे। आजाद भारत के साथ साथ और भी, देखो, संक्रमित होती है चीजें। जब एक जगह का राष्ट्रवाद था, एक जगह संघर्ष हो रहे थे, तो बाकी जगह भी संघर्ष होना शुरू हो गए। बहुत सारे एशिया और अफ्रीका के जो देश है वह औपनिवेशिक चुंगल से खुद को बचा रहे थे, स्वतंत्र राष्ट्र बन रहे थे और सभी के सामने समस्या थी आगे कैसे विकास करें। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो विकास की परिस्थितियां हैं या अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में देखें तो जुड़ी हुई होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों की बात करेंगे, अभी अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वह खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद पुनर्निर्माण की जो बात है वह फिर से चल रही है और इस तरह की स्थितियों में भारत ने अपने लिए कुछ नीतियां अपनाई। आगे हम बात करेंगे गुटनिरपेक्ष नीति। देखो, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये पॉलिसी कहती है, बेसिकली हुआ क्या था कि अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में एक विशेष घटना थी जिसे कि हम कोल्ड वॉर के रूप में जानते हैं, शीत युद्ध, ठीक है। कोल्ड वॉर उसको इसलिए कहा गया क्योंकि जो दो पक्ष उसमें शामिल थे, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। ये दोनों ही इतने पावरफुल थे, पता था कि एक अगर अटैक करेगा तो दूसरा जो है वह उतना सक्षम है कि आपको उतना नुकसान तो पहुंचा ही देगा जितना आपने उसका किया है। और ऐसे में दोनों क्या था, दोनों पावरफुल थे, इसलिए लड़े ही नहीं,
कहीं कहीं जगह भी सेनाएं जो है वे आमने सामने खड़ी रही, बस किसी ने युद्ध नहीं किया। उसकी प्रकृति शीत युद्ध की थी, लेकिन इस बीच में विचारधाराओं का बंटना हो गया। कुछ देश अमेरिका के साथ तो कुछ सोवियत संघ के साथ हो गए, पूरा विश्व दो खेमों में बट गया। भारत ने कहा हम किसी के साथ नहीं है, हम शांति सह अस्तित्व की बात करेंगे, और ऐसे में उसने गुट निरपेक्षता की नीति अपना ली, नॉन अलाइनमेंट की नीति अपना ली, और यह कहा कि अगर हम किसी खेमे में शामिल हो गए, सोचो भारत या तो अमेरिका की तरफ चला जाता या सोवियत संघ की तरफ शुरुआत में चला जाता, कहीं ना कहीं एक जो प्रभुत्व स्थापित है वह तो हो ही जाता ना। भले हम अंग्रेजों से आजाद हो गए, पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी जो नीतियां है वो उसी के अकॉर्डिंगली बनेंगी। हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, और जो नव स्वतंत्र उस वक्त राष्ट्र थे, मतलब जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, नया नया लोकतंत्र जिन्होंने देखा था, उनको भी सजेस्ट किया कि आओ हम गुट निरपेक्षता की नीति जो है इसको अपनाते हैं, हम किसी भी खेमे में शामिल नहीं होंगे। और सैन्य गठबंधनों में तो बिल्कुल भी नहीं। भारत ने यूएन में अपनी शांति सेनाएं भेजी, लेकिन कभी भी सैन्य गठबंधनों और सैन्य कार्रवाइयों में शामिल नहीं हुआ। चीन के साथ हाँ, दो जो हमारे पड़ोसी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, हम उनकी बात करेंगे, एक तो चाइना और दूसरा पाकिस्तान। और हम देखेंगे कि शुरुआत से चीन के साथ शांति और संघर्ष में हम देखेंगे कि नेहरू जी कहते हैं कि नहीं ये तो अच्छा है, अभी लोकतंत्र से जो है इसमें 1949 के आसपास देश आजाद होता है, और उसके बाद वो जो स्ट्रगल है वहां पर एक ही पार्टी की सरकार आ गई, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। भारत मान्यता देने वाले पहले देशों में से था, और ऐसे में नेहरू जी बड़ा सद्भाव रखते थे चाइना लोकतंत्र के लिए। उन्हें लगता था कि अच्छा ये लोकतंत्र तरीके से चलेंगे, बहुत संघर्ष किया है, तो एक सहानुभूति एक सद्भाव वाली बात थी। वही वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि ये देख लेना, आज नहीं तो कल जरूर एग्रेसिव होगा और ये आक्रमण करेगा। नेहरू जी इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन बाद में जब चाइना ने अरुणाचल और लद्दाख और अक्साई चीन का जो क्षेत्र है उसको कब्जाना चाहा, वहां पे सड़कें बनाई सैन्य बढ़त के लिए, और ऐसे में हम देखेंगे फिर बाद में चीन ने ही एक तरफ से जो युद्ध विराम है वह घोषित किया, लेकिन बाद में नेहरू जी की जो छवि है वह धूमिल हो गई, क्योंकि उन्होंने सैन्य तैयारियां नहीं की। आप मित्र समझ रहे थे, बट वो शत्रु था। ठीक है, आगे हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। 1947 से ही पाकिस्तान के साथ कहा सुनी क्या युद्ध स्तर पर बातचीत थी। जब देश आजाद हुआ था 1947, हम सभी जानते हैं कितना सांप्रदायिक, 10 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वह कम्युनल राइट्स में मारे गए थे, और ऐसे में 1947 से ही कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का एक मुद्दा था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मुद्दा हमेशा रहा, आज भी है कहीं ना कहीं, कश्मीर का विवाद। और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है, देखो हमने जाना था कि पाकिस्तान कोई एक ऐसा इलाका नहीं था जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो, मुस्लिम बहुसंख्यक हो, हम उसे पाकिस्तान बना ले। ऐसे में दो जो प्रांत हैं उसमें ज्यादा मुस्लिम बहुसंख्यक लोग थे। एक तो था आपका बंगाल में भी पूर्वी तरफ, जिसे कि पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, और आधुनिक जो अभी पाकिस्तान है पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन समय के साथ साथ देखेंगे कि जो पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है, वो युद्ध कैसे हुआ, इंदिरा गांधी की उसमें क्या भूमिका थी। जब 1971 हम देखेंगे बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान और बाकी सबके साथ जो है एक शिमला समझौता किया, एक अमन कायम हुआ, चैन शांति कायम हुई, इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ गई, वो उस समय के लोकसभा चुनाव जीत गई। तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, शांति होती है, इसको समझेंगे। कारगिल वॉर की भी बात करेंगे, और भारत की परमाणु नीति। भारत का पहला हमने जो परमाणु परीक्षण किया वो दुनिया को बताकर नहीं किया था, क्योंकि कई तरह के, अगर आप देखेंगे परमाणु एक मूवी जिसमें कि आपको कुछ चीजें जो झलक है उस मूवी में आपको मिलेगी कि क्या परिस्थितियां थी, कितना छुपे छुपे हमने जो है वह परीक्षण किया था, क्योंकि बाकी देश अब प्रतिबंध लगा रहे थे कि कोई परमाणु प्रसार नहीं करेगा, और परमाणु प्रसार संधि जो है वह सब पे थोपना चाहते थे। भारत ने नहीं माना। होमी जहांगीर भाभा की अगर हम बात करेंगे तो उनके द्वारा जो है शुरुआत की गई थी, और हमने परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग है वह शांति के लिए किया। और जब हमने आई थिंक हम देखेंगे कि 2000 के बाद जब हम पहले ड्राफ्ट और नीति लेके आए परमाणु के बारे में, तब हमने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई। ये नहीं कहा कि हम बाद में आक्रमण करेंगे, ये कहा कि हम जो है वह पहले आक्रमण नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है वह अपनाई। अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली जो है गवर्नमेंट कहती है कि 2030-2050 तक हम इतना जो बिजली या फिर ये ऊर्जा जो है वह हमें परमाणु या नाभिकीय चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें बताएंगी। क्लियर हुआ सारा
जो चैप्टर का एक, चलिए शुरू करेंगे विदेशी संबंधों की। तो अब तक हमने कई बदलाव, घरेलू चुनौतियां देखी है ना। अब हम बात करेंगे कि बाहरी जो चुनौतियां थी वह आखिर कैसी थी, और साथ साथ में हमने कैसे इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसको अपना लिया। और इसके बाद हम भारत जो है उसे शुरुआत से ही अभी लोकतंत्र से गरीबी के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, उसकी जड़ों को और डीप करने के लिए अभी कोशिश ही कर रहा था। और ऐसे में 3 युद्ध जो है वह देखने पड़ गए। और हमारा देखो, अगर आप युद्ध करोगे, वही बात है ना कि अगर आप एक जगह पर आप युद्ध करोगे तो आपका जो विकास है वह रुक जाएगा, क्योंकि आपका जो पैसा है रक्षा व्यय पे ज्यादा खर्च होगा, गोला बारूद पे ज्यादा खर्च होगा, है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि पड़ोसी देशों के साथ जब युद्ध हुए 1962, 1965 और 1971, है ना, ये जब युद्ध हुए तो इससे भी हमारी जो राजनीति है उसको एक सूरत मिली कि आखिर युद्धों में हम किस तरह की नीति अपनाते। जब कारगिल वॉर हुआ था, हम परमाणु शक्ति से संपन्न देश हो गए थे, लेकिन हमने उसका यूज नहीं किया। तो पूरे विश्व स्तर पर भारत की जो छवि और भारत की जो एक सॉफ्ट पॉलिसी के रूप में है जाना गया। ठीक है, सो हम यही बात करेंगे कि किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत के विदेशी संबंध बने, किन सिद्धांतों से हम निर्देशित हुए, और चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे रहे, और परमाणु नीति का कैसे शुरुआत जो है वही हुई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आप देखो, इस तरह के कोट्स अगर याद रखोगे ना, आईआर में आप इस कोट का यूज कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप विदेशी संबंधों के बारे में लिख रहे हैं, उनके सिग्निफिकेंस, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में लिख रहे हैं, तब आप इस कोट का यूज कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आजादी किन चीजों से बनती है? आजादी बुनियादी तौर पर विदेश संबंधों से ही बनती है, और यह आजादी की कसौटी भी है। बाकी सारा तो स्थानीय स्वायत्तता है। और जितने एक बार विदेश संबंध अगर आपके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चले जाए, तो जिस हद तक आपके हाथ से ये संबंध छूटे थे, उस हद तक आप आजाद नहीं रहते। ठीक है, तो ये नेहरू जी का कोट था, जो कि ये बताता कि विदेश नीति जो है वह आपके हाथ में रहना चाहिए। अगर वह आपके हाथ में जितनी मात्रा में छूटेंगे, जितने अनुपात में छूटेंगे, उतने अनुपात में आप स्वतंत्र नहीं रह सकते, ऐसा जे.एन. नेहरू ने कहा। ठीक है, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ क्या थे, अब इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आया अभी तक का? अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, हमें यह जानना है कि इस वक्त आखिर जो परिस्थितियां थी चारों तरफ हमारे, वह कैसी कैसी थी। ठीक है, और हमने उन परिस्थितियों में जो है वह क्या डिसीजंस लिए। तो सबसे पहले तो देखो कि इस वक्त जो है महायुद्ध जो है वह खत्म हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध की बात हो रही है। महायुद्ध खत्म हुआ था और पूरा जो विश्व है वह क्या कर रहा था, एक पुनर्निर्माण का दौर जो है वह चल रहा था। ठीक है, फिर से जो है चीजों को ठीक किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। सो पूरे विश्व के सामने एक पुनर्निर्माण की चुनौती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभी अभी जो है वह लोकतंत्र, नए लोकतंत्र देश, नए देश जो है वह मैप पर आए थे, जिन्होंने अभी अभी लोकतंत्र, एकदम फ्रेश लोकतंत्र अपनाया था। और यहां पर उपनिवेशवाद की समाप्ति हुई थी। उपनिवेशवाद मतलब जो दूसरे देश का एक कब्जा था, गुलामी थी दूसरे देश से, वो आजाद हो गए थे। तो उपनिवेशवाद की समाप्ति का दौर था, उपनिवेशवाद की समाप्ति हुई थी और नया जो लोकतंत्र है वह अपनाया था। इसके अलावा जो देश अभी तक आजाद हुए थे, इन देशों की बात कर रहे हैं, इन सभी देशों के सामने चुनौती क्या थी कि ये लोकतंत्र को स्थापित करें। एक तो चुनौती थी कि आप एक पूरा सिस्टम बैठाएं, लोकतंत्र स्थापित करें, और साथ साथ दूसरा जो चैलेंज था वह ये था कि अब जनता की भलाई भी करनी है, जनता का कल्याण भी करना है। तो ये सभी देशों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। ठीक है, अब देखो भारत ने क्या किया, ये तो चल ही रहा था, है ना। अब हम देखते हैं कि आखिर इंडिया के जो संदर्भ थे वह क्या थे, और इंडिया ने जो है वह कौन सी नीतियां अपनाई। देखो, तो आज का जो भारत है, अंग्रेज ऐसा छोड़कर तो गए नहीं थे कि बहुत सोचे कि बहुत एक विकास की राह पर चलने वाला, जिसका आर्थिक विकास ज्यादा हो, एक समावेशी विकास हो।
ऐसा तो था नहीं। तो पूरी विरासत में देखो ये गरीबी देकर गए, क्योंकि इतना लूट घसोट करके लेकर गए थे, तो विरासत में गरीबी, भूख, अकाल, ठीक है, और सीमा विवादों की पूरी श्रृंखला थी भाई सभी देशों के साथ, है ना। तो सीमा विवादों की भी एक श्रृंखला थी। अब हमें इन सभी परिस्थितियों से जो है वह एक साथ निपटना था, अंतर्राज्यीय विवाद, अंतर्राष्ट्रीय विवाद। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक इन सभी चैलेंजेस के साथ साथ ये भी चुनौती थी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र, राज्य के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र, नेशन स्टेट के रूप में विदेश संबंधों से या विदेशों से भागीदारी करें, विदेशों से क्या करें, संबंध बनाए, उनसे क्या करें, भागीदारी करें। तो एक स्वतंत्र राष्ट्र, राज्य के रूप में भागीदारी करना। अब देखो भारत ने क्या नीति अपनाई, भारत ने नीति अपनाई कि हम शांति की जो बात है और सह अस्तित्व की बात करेंगे। तो इंडिया ने, भारत ने जो अपनी विदेश नीति शुरू से ही अपनाई, देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, देशों की संप्रभुता, देशों की संप्रभुता का सम्मान करना और शांति कायम करना, ठीक है, शांति कायम करना। और इसके लिए हमने कोशिश कहां पर की, संविधान के अनुच्छेद 51 में, है ना। तो हमने आर्टिकल 51 जो कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व डीपीएसपी, संविधान का भाग 4 है ये, ठीक है, भाग 4 है। और इसमें कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, है ना, इसमें कहा गया कि राज्य जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता के दौरान निपटाने का जो प्रोत्साहन वह करेगा। अब देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या भारत आर्टिकल 51 में ये कहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाएगा। पाकिस्तान के साथ जब भी युद्ध हुआ या सिंधु जल विवाद हुआ, तब उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, उसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया। हमने आर्टिकल 51 को ना केवल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा बल्कि इसका इंप्लीमेंट भी किया, है ना। तो संवैधानिक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर कहां पर है, आर्टिकल 51 में है, ठीक है। तो यहां पे आपको आर्टिकल 51 भी याद रखना है, आर्टिकल 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात करता है। क्लियर। तो देखो ये पूरे विश्व परिस्थितियां थी, हमने इन नीतियों को अपनाया। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि अब जो है कहा जाता है कि एक व्यक्ति के जीवन या फिर परिवार के अगर हम व्यवहार की बात करें तो घर में क्या वातावरण है, घर के बाहर क्या वातावरण है, उन सभी का प्रभाव उस पर जरूर पड़ता है। ठीक वैसे ही देश की विदेश नीति पर, देश की विदेश नीति पर घरेलू वातावरण व अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का प्रभाव पड़ता है। घरेलू व जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण है, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है ना। ये बात सच है या नहीं है। हम सभी जिन बच्चों को ये लगता है कि नहीं मैं जब तक मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर नहीं जाऊंगी तब तक मैं यूपीएससी नहीं कर सकती, तो यहाँ पर आप एक एनवायरनमेंट ही तो चाह रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और आपके यूपीएससी क्रैक करने में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अब इसी रोल के लिए हम दिल्ली भागते आते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों के, कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहार को
अंदरूनी और जो बाहरी कारक है, जो फैक्टर्स है, वह इफेक्ट करते हैं, उसी तरह से किसी एक देश की जो विदेश संबंध होंगे, जो उसकी नीतियां होंगी, उस पर यह प्रभाव जरूर पड़ेगा। ऐसा कभी हो सकता है कि हम चाइना कुछ और कर रहा है, चाइना एग्रेसिव हो रहा है और हम केवल डिफेंस की नीतियां अपना लें? हम ये भी तो देखेंगे कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है, उसके हिसाब से हम नीतियां बनाएंगे, है ना। घरेलू वातावरण को देखकर हम नीतियां बनाएंगे। हम इस तरह की नीति बना सकते हैं जो एकदम इररिलेवेंट हो। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी देश के, केवल हम अपने देश की बात नहीं कर रहे। अब देखो उस वक्त क्या था, अब उस वक्त के जो विकासशील राष्ट्र थे, देखो इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे। विकासशील जो विकास की ओर थे, है ना। अब जो भी विकासशील देश थे, भारत भी विकासशील देशों की श्रेणी में था। अब विकासशील देश के पास जो नहीं था वो रिसोर्सेज नहीं थे, संसाधन नहीं थे, है ना। संसाधनों का अभाव था। अच्छा ये बताओ, कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति की साइड लेंगे जिससे आपको लाभ हो रहा होगा? बिल्कुल लेंगे, है ना। अगर आपके पास संसाधनों का अभाव है, आप उस तरफ जरूर देखेंगे जहां से आपको लगे कि शायद कुछ आशा, कुछ उम्मीद मिल सकती है। अब जब विकासशील देश आजाद तो हो गए, लेकिन आजादी की बात करेंगे क्या? विकास कैसे करेंगे? संसाधन जो रिसोर्सेज अब हमारे पास नहीं है, है ना, इन रिसोर्सेज जो है ये हमें कैसे मिलेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया। अब देखो इस प्रश्न चिन्ह से कैसे निकले। सो बेसिकली बच्चों, ये अपने विकास और सुरक्षा के लिए, ये विकास व सुरक्षा के लिए जो विकसित और बड़े देश थे ना उस वक्त, उन पर निर्भर हो गए कि चलो कुछ मदद यहां से मिल जाएगी। विकसित देशों पर निर्भर हो गए। और अगर निर्भर हो गए तो इसके पीछे रीजन क्या था? संसाधनों का अभाव, ये रीजन था। और क्यों निर्भर हो गए? क्योंकि यहां से उनको थोड़ा सा कर्ज मिल जाता या फिर अनुदान मिल जाता, जो कि इन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो कर्ज या अनुदान के लिए ये इन पे निर्भर हो गए। अब देखो इस वक्त का जो दौर है, मैं पहले बता चुकी, ये जो है वह कोल्ड वॉर का दौर था, शीत युद्ध का दौर था। इस वक्त क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। शीत युद्ध एक और जो समकालीन विश्व की राजनीति है उस पर हम शीत युद्ध को पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा वो किताब भी पढ़ने में। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर चल रहा था। अब देखो कोल्ड वॉर चल रहा था दो देशों के बीच में। बेसिकली हम दो शक्तिशाली देशों की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। तो ऐसे में जो ये विकासशील देश थे ना बच्चों, अनुदान के लिए या तो वे ए के साथ आना चाहते थे या तो वे बी के साथ आना चाहते थे। तो ज्यादातर जो देश है वह किसी ना किसी ग्रुप को एक तरह से उन्होंने ज्वाइन कर लिया, है ना, किसी ना किसी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो शीत युद्ध के लिए पूरा विश्व जब एक तरीके से दो खेमों में बट गया, आधे जो अगर हम देशों की बात करें वो एक तरफ हो गए, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ हो गए, और दूसरे देशों की हम बात करेंगे वो सोवियत संघ की तरफ हो गए। तो यहां पर क्या हुआ कि पूरा विश्व जो है प्रॉपर एक दो ध्रुवों में बटा दिखाई देता था। अब ऐसे में देखो भारत ने क्या किया। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि विकासशील देशों ने तो ठीक है जो किया तो किया, ऐसे में प्रश्न क्या उठा कि भारत ने क्या किया, भारत ने क्या किया या क्या नीति अपनाई, भारत ने क्या नीति अपनाई। ठीक है, भारत का ये मानना था कि अगर हम इन दोनों में से किसी भी खेमे में शामिल होते हैं या बाकी देश शामिल जो हो रहे हैं उनकी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो देश है आप अगर उनसे कर्ज या अनुदान लेते हैं वो डेफिनेटली आप पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो भारत ने जो किया वो नेक्स्ट पैराग्राफ है कि भारत ने द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को अपनाया। क्लियर हुआ फर्स्ट पैराग्राफ? फर्स्ट पैराग्राफ आपको बताता है कि उस वक्त के अंतरराष्ट्रीय जो संदर्भ है वह आखिर क्या थे, कितने चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस थे,
विश्व के स्तर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वह जस्ट खत्म हुआ था और ऐसे में सभी देशों के सामने जो है वह दोहरी चुनौती थी। एक तो लोकतंत्र को भी कायम करना है, दूसरा जनता की भी भलाई करनी है। भारत के सामने चुनौती थी बहुत ज्यादा, और जो कि अंग्रेज जो है विरासत में गरीबी, भुखमरी, सीमा विवादों की श्रृंखला ये सब छोड़ कर गए थे और ऐसे में हमें इनसे भी निपटना था और स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में बाकी विदेशों से भी संबंधों को स्थापित करना था, भागीदारी करनी थी और देशों की संप्रभुता का सम्मान और शांति की नीति जो है हमने अपनी विदेश नीति में अपनाई। ठीक है, आर्टिकल 51 भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की बात करता है। आर्टिकल 51 याद कर लेना। फिर हमने देखा कि किस तरीके से उस समय जो है, सबसे पहले इसको जब याद रखोगे कि विदेश नीति पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है और उस वक्त चल रहा था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब था दो जो खेमे थे, है ना, वो एकदम विपरीत थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, और जो ज्यादातर देश थे विकासशील थे, संसाधनों का अभाव था, लाभ के लिए किसी न किसी एक खेमे को ज्वाइन कर लिया, उनकी विचारधारा को ज्वाइन कर लिया। ऐसे में भारत ने जो नीति अपनाई, भारत ने नीति अपनाई द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, किसी भी खेमे के साथ नहीं जुड़ना है। इस पैराग्राफ को पढ़े, फिर आगे लिखवाती हूँ, ठीक है, फिर आगे बताती हूँ। गुट निरपेक्षता की नीति। देखो समटाइम्स क्या होता है बच्चों, आपको रीडिंग तो देखो करनी ही करनी चाहिए, ठीक है, रीडिंग जो है वह करनी चाहिए। रीडिंग का मैं कोई आपको ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दे रही हूँ। क्लास करो, क्लास ना करो, रीडिंग करो, ठीक है। चाहो तो कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि नोट्स नहीं बनानी, मत बनाओ, सिर्फ वैसे रीडिंग कर लो। हाँ, बट प्रॉब्लम आपको ये होगी कि फिर इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, वो याद करने में दिक्कत होगी। सो गुट निरपेक्षता की नीति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना तो थी नहीं, पूरी दुनिया में उपनिवेश और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई भुगती आंदोलनों पर हुआ। कहा ना कि इस तरह की आजादी और इस तरह की विचारधाराएं संक्रमित होती है। जब एक व्यक्ति स्वतंत्रता या आजादी की बात करता है, हम भी कहीं ना कहीं उसकी डिमांड करने लगते हैं। तो ये इस तरह की विचारधाराएं तो स्वतंत्र होती है ना, बहुत संक्रमित होती है। तो यहाँ पर क्या है कि आजादी मिलने से पहले भी भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनका संपर्क दूसरे देशों के उन नेताओं के साथ था जो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उपनिवेशवाद के विरुद्ध जिनकी लड़ाइयां थी, उन नेताओं से संपर्क था। जैसे कि अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर ले, तो नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने क्या किया था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो इंडियन नेशनल आर्मी है INA का गठन किया था। और इससे साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। अगर आप नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे कि चाहे श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, फिर और भी नेताओं की बात करें, कोई लंदन तो कोई न्यूयॉर्क, तो कोई लाला हरदयाल की बात करें, है ना, तो कोई लंदन, कोई न्यूयॉर्क, कोई जर्मनी, जापान, इस तरह में क्या कर रहा है, अपने अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट जो है वहाँ पर लेकर आ रहा है स्वतंत्रता के लिए। तो ये क्या बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो इस तरह के संबंध जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत पहले से चल रहे हैं। तो ये गुट निरपेक्षता की नीति जो है, देखो बेसिकली द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, है ना, गुट निरपेक्षता की नीति। गुट का मतलब क्या होता है, गुट बना लिया, है ना, मतलब एक समूह बना लिया, खेमा बना लिया। तो जो गुट निरपेक्षता की नीति है, निरपेक्षता मतलब उस चीज से संबंध ना रखना, अपनी जो स्थिति है वह तटस्थ रखना कि नहीं हम किसी की साइड नहीं है, ये वाली बात जो है वह गुट निरपेक्षता की नीति होगी, है ना। तो वही हमने अपनाया। तो गुट निरपेक्षता का मतलब है कि उस वक्त जब पूरा विश्व लगभग दो खेमों में स्पष्ट रूप से बटा हुआ था, जब पूरा विश्व स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ था, उस वक्त हमने क्या किया, किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुए। गुट निरपेक्षता मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना। संबंध सबके साथ थे बट किसी भी गुट में शामिल नहीं थे, ठीक है। और ये जो विचार थे, देखो उस वक्त अगर हम प्रधानमंत्री के साथ साथ नेहरू जी जो थे वह विदेश मंत्री भी रहे, और इसलिए उनकी सोच, उनकी जो विचारधारा, उनकी जो नीतियां थी, उसका प्रभाव तो पड़ना ही था हमारी विदेश नीति पर। अब ऐसा ही यहाँ पर हुआ और हम देखेंगे कि किस तरीके से
नेक्स्ट हमें देखना है कि जब दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, शीत युद्ध और दो खेमे समझ गए ना, तो जब विश्व जो है वह दो खेमों में बटा हुआ था, एक तो सोवियत संघ, और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखो इन दोनों खेमों में आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव थे। आर्थिक, राजनीतिक व सैन्य टकराव, ठीक है, ये सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में थे। अब देखो जब यूएन अस्तित्व में आया, कोई मुझे बताएगा यूएन की जर्नी क्या रही, संयुक्त राष्ट्र। अब देखेंगे बच्चों कि नेक्स्ट देखो विश्व स्तर पर क्या हो रहा था कि जो यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व में आना हुआ और यहाँ पर जो परमाणु नीति है, ठीक है, जो परमाणु कार्यक्रम है, इसका विकास होने लगा। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हो गया। परमाणु हथियारों का जो निर्माण है वह अब शुरू हो चुका था, ठीक है, इस वक्त से 1950 के दशक की बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना, जब 1949 के आसपास जो है वह स्वतंत्र हुआ, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आ चुकी थी। ये विश्व स्तर पर घटनाएं चल रही थी और ऐसे में देखो, ऐसे में हमें पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को समझने के लिए 3 पॉइंट्स को समझना है। एक तो होगा नेहरू की क्या भूमिका रही, ठीक है। फर्स्ट, नॉन अलाइनमेंट को समझने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नेहरू जी जो है इनकी क्या भूमिका रही, दो खेमों से दूरी और अफ्रो एशियाई एकता। जो समझा चुकी हूँ, बस कुछ पॉइंट्स हमें इसके नोट करना है। दो खेमों से दूरी और अफ्रो एशियाई का क्या मतलब है, अफ्रो एशियाई एकता, ठीक है। तो हमें इन 3 पॉइंट्स में द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को समझना है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेहरू की भूमिका की। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आमतौर पर, अगर ये छोटा है दिख नहीं रहा कोई बात नहीं है ना, मैं आपको बता रही हूं, इस तरह के जो भी स्टेटमेंट है या कोटेशन है वो हमें जरूर पढ़ना होता है। आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखना और महाशक्तियों को एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल ना होने की है। आज दो अग्रणी खेमे रूस और अमेरिका, ब्रिटेन के हैं। हम दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं, साथ ही उन खेमे में शामिल भी नहीं होना चाहते। रूस और अमेरिका एक दूसरे को लेकर बहुत शंकित है, बहुत शंका, डाउट में थे, अन्य देशों पर भी शक करते हैं और इस कारण हमारा रास्ता कठिन है। हम पर शक कर सकते हैं कि हम उनके विरोधी खेमे की तरफ झुक रहे हैं और इससे बचा नहीं जा सकता। ये बात तो तय है कि अगर हम दोस्ताना संबंध दोनों से रखते तो कहीं ना कहीं, भले हम पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते कि हम किसी भी खेमे के साथ शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या होनी थी कि किसी से दोस्ती ज्यादा बढ़ जाती, तब ये शक हो जाता कि कहीं ना कहीं भारत जो है वह गुटनिरपेक्षता की नीति नहीं अपना रहा, बल्कि इस पर्टिकुलर खेमे का हिस्सा बन चुका है, ठीक है। तो ये खतरा तो था उस वक्त, सभी देशों के साथ था ये खतरा। अब ऐसे में देखो कि नेहरू जी 1946 से लेके 1964 तक, 1946 से लेके 1964 तक भारत की जो विदेश नीति थी उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा और बेसिकली नेहरू जी के जो है वे 3 उद्देश्य थे विदेश नीति को लेके। पहला तो था कि जो संप्रभुता है, पहला था कि संप्रभुता को बचाना, दूसरा था क्षेत्रीय अखंडता को बचाना और तीसरा उद्देश्य था आर्थिक विकास करना, है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कौन कौन से 3 उद्देश्य थे। 3 उद्देश्य, 3 शब्द ऐसे याद कर लोगे कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, इन सबको बचाना है, ठीक है। संप्रभुता और जो क्षेत्रीय अखंडता है इसको क्या करना है, बचाना है, और उसके साथ साथ क्या करना है, आर्थिक विकास करना है, ठीक है, आर्थिक विकास करना है।
तो बस संप्रभुता को बचाने के साथ साथ कैसे आर्थिक विकास हो सकता है, ये इनकी नीतियों का उद्देश्य था। और 1946 से लेके 1964 तक जो प्रभाव है, अब देखो ये पीएम के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री भी थे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इनका उद्देश्य था और इन्होंने अपनाई गुटनिरपेक्षता की नीति। इन्होंने क्या किया कि दोनों खेमों से दूर रहे और गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। लेकिन एक बात सुनो, सब तो ऐसे थे नहीं, कुछ पार्टियां थी जो कि अमेरिका की हिमायती थी, उन्हें लगता अमेरिका में लोकतंत्र है ना, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने अमेरिका को परेशान किया है और ब्रिटेन हमारा भी शत्रु था। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि अमेरिका की तरफ क्यों ना हम झुक जाए। और इसमें एक शामिल थे भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें अमेरिका के साथ नज़दीकी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, ठीक है। और कुछ और विदेशी जो राजनीतिक पार्टियां थी उनका भी ये मानना था, ठीक है, उनका भी ये मानना था। लेकिन यहाँ पर नेहरू जी का जो उद्देश्य था वह बहुत क्लियर था कि हमें द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट ही अपनानी है, और उन्होंने उसे ही अपनाया। अब देखो इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि दो खेमों से दूरी और एफ्रो एशियन जो एक इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो दो खेमों से दूरी, सेकंड क्या, नेहरू का प्रभाव हमने देख लिया। नेक्स्ट है दो खेमों, समझ गए ना किस खेमे की बात कर रही हूं मैं, दो खेमों से दूरी। अब ऐसे में भारत ने किया क्या कि वह सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं होता था, पर शांति सेना जो है वह अपनी भेज दिया करता था। तो भारत जो है वह शांतिपूर्वक जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना चाहता था। और ऐसे में हमने गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वह अपना ली। तो देखो यूएन के जो शांति अभियान होते थे, यूएन के शांति अभियानों में भारत ने सेना भेजी, लेकिन ये यहीं तक सीमित रहा। अब ऐसा नहीं कि यूएन या फिर ये सब क्या करे, किसी पर आक्रमण करने जा रहे हैं तो उसमें भारत शामिल हो जाए। तो किसी भी तरह का जो सैन्य गठबंधन था उसमें भारत शामिल नहीं हुआ, सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं हुआ। आपको पता है ये क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं ना कहीं जब ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था, उस वक्त क्या किया कि इन देशों ने खुद को बचाने के लिए कुछ संगठन बनाए। जैसे आपने नाटो सुना होगा, अमेरिका का नाटो, और वही वार्सा पैक्ट सोवियत संघ का। तो भारत ने ना तो नाटो को ज्वाइन किया और ना ही वार्सा पैक्ट को, नाटो एंड वार्सा पैक्ट, ठीक है। तो यहां पर देखो भारत ने क्या किया, दोनों को ही ज्वाइन नहीं किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड वार्सा पैक्ट, ठीक है। तो नाटो किसका, अमेरिका। लेकिन याद रखना कि कभी कभी जो है वह भारत संतुलन नहीं साध पाता। तो ऐसी दो घटनाओं की बात इस बुक में की गई है। कहा कि जब ब्रिटेन के द्वारा आक्रमण किया गया मिस्र पर, स्वेज नहर का मामला था, स्वेज कनाल का मामला था, और ऐसे में भारत ने उसका जो विरोध है वह बहुत विश्व स्तर पर किया, अगुवाई की, एवं विरोध की शुरुआत की कि नहीं ये गलत हुआ। वही जब सोवियत संघ ने हंगरी पर हमला किया, हंगरी पर ही है ना, हाँ यस, तब ऐसे में क्या हुआ, तब भारत ने सार्वजनिक इसकी निंदा नहीं की। तो यहां पर क्या हुआ कि एक तरफ अगर आपको निंदा करनी है तो फिर सबकी करो, सबकी इन सेंस कि अगर लग रहा है कि ये गलत है तब उसकी निंदा की जाए, उसका विरोध किया जाए। पर दो घटनाएं जो एक जैसी थी, जो कि आक्रमण की, तो आपने ब्रिटेन का तो विरोध कर दिया, आपने किसका विरोध नहीं किया, सोवियत संघ का विरोध नहीं किया। और ऐसे में भारत की जो छवि है कि ये गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाता है, समान रूप से जो विरोध है वह गलत चीजों का कर रहा है, वो चीज को ऐसा लगा कि नहीं, संतुलन नहीं साध पाता समटाइम्स, है ना, और ऐसा हो भी नहीं पाता कि हम बहुत बैलेंस जो चीजें हैं वह कर ले। अब ऐसे में देखो कि पाकिस्तान क्या हुआ, इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ आ गया, पाकिस्तान जो है वह अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया। अब भारत के सामने ये चैलेंज तो बढ़ा ही रहा था, ठीक है। भारत जो है, भारत के सामने जो पाकिस्तान है वह इस तरीके से चैलेंज बढ़ा रहा था और अमेरिकी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बन गया। और ऐसे में नेक्स्ट क्या हुआ कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसमें क्या आ गई, एक खटास आ गई, एक कड़वाहट आ गई, ठीक है। साथ ही हम देखेंगे कि अब
अमेरिका को ऐसा लगा कि भारत और सोवियत संघ है ना, इनकी दोस्ती ज़्यादा चल रही है, भारत और सोवियत संघ के जो रिश्ते हैं वह बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका कहीं ना कहीं नाराज़ हो गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, अमेरिका जो है वह नाखुश था इस बात से कि भारत जो है वह अमेरिकी सैन्य गठबंधन और इन सबसे दूर है, लेकिन सोवियत संघ के साथ जो रिश्ता है वह बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अब लास्ट हमें देखना है एफ्रो एशियन यूनिटी। लास्ट हमें देखना है एफ्रो एशियन। देखो अफ्रीका और एशिया के ऐसे देश, एफ्रो एशियन एकता, अफ्रीका और एशिया के ऐसे देश जो अभी अभी मैप पर आए थे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, उन सभी ने कहीं ना कहीं क्या किया, वे साथ में आ गए, संयुक्त रूप से आ गए। तो उस यूनिटी की बात यहाँ पर की जा रही है। और देखो सबसे शुरू में नेहरू जी का एक विजन था, और स्पेशली भारत की अवस्थिति, आकार, भारत की जो पोजीशन थी, अवस्थिति, आकार, ठीक है, और जो शक्ति संभावना थी वह इन सभी देशों से बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में भारत ने जो है वह क्या करना चाहा, सभी देशों को एक साथ लेकर चलना चाहा और कहीं ना कहीं इसका नेतृत्व करना चाहा। तब नेहरू जी ने क्या किया, संपर्क बनाया। तब नेहरू जी ने क्या किया कि एफ्रो एशियन, अगर हम एकता की बात करें, इसके लिए क्या किया, सभी नेताओं के साथ संपर्क किया, सम्मेलन, नेहरू जी ने इसकी अगुवाई की। और 1947 में ही, देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, कुछ महीने बचे भी थे, और 1947 में एक एशियाई सम्मेलन जो है, एशियाई संबंध सम्मेलन जो है उसकी अगुवाई नेहरू जी ने कर ली थी। ठीक है, नेहरू जी ने 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन की जो अगुवाई है वह की थी। अब देखो अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, तो भारत जब अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, उन्हीं आखिरी दिनों में इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए भी भारत के द्वारा जो प्रयास है वह किए जा रहे थे। और 1949 में इंडोनेशिया का जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें भारत ने काफी समर्थन जो है वह दिया। साथ ही हम देखेंगे कि बाडुंग शहर में 1955 में जो बाडुंग शहर था, कहाँ का शहर है ये, इंडोनेशिया का है ना, तो इसे बाडुंग समझौता भी कहेंगे आगे। बाडुंग शहर में 1955 में एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन, ठीक है, एक यहाँ पर जो मीटिंग है, सम्मेलन है, ये बुलाया गया, इसे बाडुंग सम्मेलन भी कहा गया। और इसी से बेसिकली गुट निरपेक्षता की जो नीति है इसकी नींव रखी गई। गुट निरपेक्षता, ये जो बाडुंग सम्मेलन है, गुट निरपेक्षता की जो नींव है यहाँ पर रखी गई। और पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। 1961 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो जो पहला सम्मेलन इसका माना जाता है, ठीक है, याद रखना 1961 में जो है वह पहला औपचारिक रूप से जो सम्मेलन है वह हुआ, लेकिन इसके नींव बाडुंग सम्मेलन ने रखी हुई थी। तो गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन सितंबर में 1961 में कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। इसकी राजधानी है बेलग्रेड, कहाँ का शहर है बताओ जरा कमेंट करके। तो इस तरीके से यहाँ पर जो गुट निरपेक्षता आंदोलन है इसको प्रमोट करने के लिए और एफ्रो एशियन एकता को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये सब देश जो है, अगर ये दोनों खेमों में शामिल ना हो, है ना, दोनों खेमों में शामिल ना हो, बल्कि एक साथ आकर विकास की राह पर चले, तो इन्हें वो खतरे नहीं होंगे कि कोई देश फिर से कब्जा कर लेगा। इसलिए इस यूनिटी को प्रोत्साहित किया गया। नेहरू जी का मानना था कि भारत के पास प्रॉपर इतनी पावर है कि वह लीड कर सकता है, और इसके लिए ही जो इस तरह से एशियाई संबंध, एफ्रो एशियाई एकता के लिए जो काम है वह किया गया। ठीक है, 1955 का बाडुंग सम्मेलन ये नींव था गुट निरपेक्षता की, और 1961 औपचारिक रूप से पहला जो सम्मेलन है इसका हुआ। क्लियर? अब देखो इसमें नेक्स्ट है, अब तक हमने ये समझ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी थी और हमने गुट निरपेक्षता की नीति को कैसे अपनाया, नेहरू की भूमिका, एफ्रो एशियन एकता, और ये सारी बातें हमने कर ली। अब देखो नेक्स्ट जो है वह हमें चाइना की बात करनी है। ठीक है, चीन के साथ शांति और संघर्ष, चीन के साथ शांति और संघर्ष की जो बात है वह अब हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो बेसिकली हुआ क्या था, पहले थोड़ी सी जो परिस्थितियां उसको जान लो फिर हम समझते हैं।
देखो शुरुआत में हम देखते हैं कि हिंदी चीनी जो है वह भाई भाई कहा जाता था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन जब भारत पर देखो कौन कौन से एरिया थे, एक तो ये लद्दाख वाला एरिया जिसे कुछ कुछ एरिया को अक्साई चीन कहा जाता था, और दूसरा जो एरिया था वह अरुणाचल प्रदेश का एरिया था जिसे कि नेफा के नाम से जाना जाता था। तो क्या किया कि चीन के द्वारा देखो कुछ सीमा विवाद जो है, जैसे कि हमने कहा कि अंग्रेज हमें विरासत में छोड़ के गए थे, अब एक सीमा विवाद ये भी था। भारत का ये मानना था कि चाइना के साथ जो सीमा विवाद है अंग्रेजी शासन के समय सुलझा लिया गया। चाइना इस बात को डिनाई करता था, वो नहीं मानता, उसने कहा नहीं ये सीमाएं हमारी पहले थी, अब हम इस सीमा को नहीं माने, वो घुसपैठ इधर उधर से कर रहे हैं। अब यहां पर जो प्रॉब्लम्स हुई, एक दूसरी प्रॉब्लम कि ये जो तिब्बत जो है वह बफर स्टेट का काम करता था, एक मध्यवर्ती स्तर था, एक मध्यवर्ती राज्य था, बफर स्टेट था। देखो बफर स्टेट क्या होगा कि जैसे ये दो स्टेट है उसके बीच में एक स्टेट है ना, तो इससे क्या होगा कि इस राज्य को, इस राष्ट्र को इससे असुरक्षा नहीं लगेगी। तो अगर चाइना स्ट्रांग हो भी रहा था या फिर वो अग्रेसिव भी हो रहा था, तो एक मिडिल, एक बीच में मध्यवर्ती स्थित है, चलो कम से कम सीमा तो पार नहीं करेगा, कम से कम बाउंड्री डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी। अब तिब्बत पर एक अधिकार अपना दिखाने के बाद चीन को एक तरह से तिब्बत जो है वह चीन के अधिकार क्षेत्र में आ गया, और ऐसे में क्या हुआ, तिब्बत बफर स्टेट जो है वह खत्म कर दिया गया। अब ऐसे में भारत की जो प्रॉब्लम्स है वह बढ़ने लगी। भारत ने खुला विरोध पहले नहीं किया पर बाद में किया जब आक्रमण जो है वह होने लगे। एक और प्रॉब्लम, आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा, दलाई लामा। तो यहां पर देखो जो चीन के धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, तिब्बत के जो धार्मिक गुरु थे, ठीक है, जिन्होंने बाद में धर्मशाला में अपना जो मठ है वह बनाया, दलाई लामा ने क्या किया कि भारत में शरण मांगी। जब तिब्बत पर चीन के जो एकाधिकार और अत्याचार जो है वह बढ़ने लगे, वहां की संस्कृति जो है वह प्रभावित होने लगी, दलाई लामा ने क्या किया, भारत में शरण मांगी। और भारत की नीति है कि शरणार्थियों को वह शरण देगा चाहे वह किसी भी जगह से आया हो। और ऐसे में दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ जब आए तो चाइना ने कहा कि हमें कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ने की साजिश भारत कर रहा है, हमारे अंदरूनी रिश्तों में दखल कर रहा है, जबकि पंचशील समझौता हमारे साथ शामिल किया है। पंचशील समझौते में 5 ऐसे सिद्धांत थे जिसको पालन किया जाता था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए, कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक बेसिकली जो मामले होंगे उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जब दलाई लामा को भारत ने शरण दी, ऐसे में चाइना ने कहा कि कहीं ना कहीं भारत जो है अब हमारे अंदरूनी जो मामले थे उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी, चाइना ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, चाइना ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। और फिर जो हिंदी चीनी भाई भाई होता था ना, वो बाद में क्या हुआ, हिंदी चीनी बाय बाय हो गया। ठीक है, बस हमें हिंदी चीनी बाय बाय तक की जो कहानी है भाई भाई से, बस वही पढ़नी है। चलो, सी राजगोपालाचारी की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक पत्र जो एडविना माउंटबेटन को लिखा था, इन्होंने लिखा कि अगर हम ताकत के तीनों साधनों संपदा, धन और जन, संपदा, धन और जन से हीन एक देश अब बड़ी तेजी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है और उसकी आवाज दिग्गज देशों की जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, चलिए, एक स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी। देखो, चाइना में क्रांति होती है 1949 में। चाइना में पाकिस्तान के साथ तो शुरू से ही हमारे एकदम बस बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ मित्र थे। शुरुआत से ही इतनी ज्यादा शत्रुता रही, इतनी ज्यादा कड़वाहट रही कि आज भी देखी जाती है। आप पाकिस्तान और भारत का कभी क्रिकेट मैच जो है वह देख लेना कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान हार गया, टीवी फोड़ दी, या फिर मतलब जाने किस किस तरीके के आप नाटक नौटंकियां देखेंगे, बेसिकली आप देखोगे कि वो एक युद्ध की तरह वॉर लेवल पर उस चीज को देखा जाता है। उसे सहज भाव से नहीं देखा जा रहा कि स्पोर्ट्स स्पिरिट से हम देख रहे हैं कि नहीं, खेल भावना है, कोई हार गया क्या फर्क पड़ता है, एक दो लोग खेलेंगे, एक जीतेगा तो स्वाभाविक बात है कि दूसरा हार जाएगा। पाकिस्तान के साथ वो कंडीशन नहीं रहती। तो यहां पर देखो कि जैसे पाकिस्तान और चीन, आज भले हम देखते हैं कि ठीक है पाकिस्तान जो है वो ज्यादा हमें गद्दार या शत्रु देश लगता है, लेकिन अगर हम चाइना की बात करें कि चाइना का जो अग्रेशन एंड बाकी सारी चीजें वो शुरुआत में नहीं थी, और यही एक कारण था कि नेहरू जी का सद्भाव जुड़ा हुआ था। वल्लभ भाई पटेल, जब उन्हें भारत का विस्मार कहा जाता था, अगर उन्होंने राज्यों के एकीकरण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको ज्यादा समझ होगी, हो सकता है वो ज्यादा उस चीज को देख गए थे कि आज चाइना इस नीति को अपना रहा है, कहीं ना कहीं ये कल एग्रेशन दिखाएगा, और बाद में हुआ भी वही, है ना। तो इन्हीं सब बातों को हमें समझना है। तो 1949 में चीन की क्रांति हुई,
1949 में, और ऐसे में कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी भारत ने, और भारत ऐसा करने वाले कुछ पहले देशों में से था। और आगे हम देखेंगे कि नेहरू जी तो एक भाव था सहयोग का, बट आशंका किसको थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को थी। और अब हम देखेंगे कि पंचशील जो घोषणा है वह भारत के प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, और चीन के जो प्रमुख थे चाउ एन लाई, है ना, चाउ एन लाई, इन दोनों के बीच में हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। और एक दूसरे मतलब इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे उसके बीच में एक मजबूती भरा कदम था, लेकिन आगे फिर भी जो प्रॉब्लम है वह हो गई। ठीक है, चलो आओ उसी को समझते हैं। चीन के साथ शांति व संघर्ष। चीन के साथ शांति व संघर्ष। अच्छा, ये तो देख ही लिया, जो शुरुआत की चीजें हैं वो मैं यहां नहीं लिखती हूं, ठीक है, कि किस तरीके से 1949 में क्रांति होती है, और यहाँ पर पाकिस्तान के विपरीत चाइना के साथ शुरुआत में जो हमारे संबंध थे वे बड़े दोस्ताना किस्म के थे। सो यहाँ पर हम शुरू करेंगे नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल, नेहरू एंड सरदार पटेल, समझ जाओगे ना इससे भी। किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो पदवी है वह दी थी, बताओ जरा। तो नेहरू जी ने कहा कि जो चीन है वह बढ़िया आदमी है, ठीक है, ठीक है, एक सद्भाव था, नहीं वो आक्रमण नहीं करेगा। सरदार पटेल की इवन इस सोच पर नेहरू जी को प्रॉब्लम थी कि आखिर ऐसा क्यों सोचते हो। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये कहना था, ये आशंका की निगाहों से देखते थे चीन को, है ना, कि जो चीन है वह क्या करेगा? आक्रमण करेगा। चीन जो है वह क्या हो जाएगा? आक्रामक हो जाएगा। तो ऐसा मानना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। अब ये मानना ना मानना चल ही रहा था, मानना ना मानना जो है वह चल ही रहा था। अच्छा, एक और जो सबसे बड़ी गलती कही जा सकती है कि बाद में लोगों ने ये भी कहा कि अगर इतने प्रमुख रूप से बैठे हुए हो देश को चलाने और बचाने के लिए, तो सीमा जब बाउंड्री की आप रक्षा कर रहे हो तो वहां पे आपने पूर्ण सैनिक न लगा के आपने अर्ध सैनिक बल को लगा रखा है। सोचो कि भारत और चीन की जो सीमा थी, जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री थी, इतने सहज संबंध क्या हो जाना भाई कि भारत और चीन की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा थी इस पर अर्धसैनिक बल पहरेदारी कर रहे थे। सेना नहीं लगा रखी थी, अर्धसैनिक बल, है ना, इनको लगा रखा था। सोचो, और जब चाइना ने आक्रमण किया तो समझ में आ गया कि नहीं भाई, इतना भरोसा करना भी ठीक नहीं था। अब हम देखेंगे कि चीन के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए भारत ने एक समझौता हस्ताक्षर किया था, जिसे कि पंचशील समझौता कहा जाता है। सबसे पहला तो यही कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच में? तो भारत और चीन, है ना। सो पंचशील समझौता, ठीक है, किस किस के बीच में हुआ? नेहरू एंड वहां के जो प्रमुख थे। अब इसकी घोषणा जो है अप्रैल 1954। वैसे तो देखो ये 5 सिद्धांत महत्वपूर्ण है, आपको अगर कभी मेंस में लिखना आ गया पंचशील तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके जो 5 पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो पंचशील के 5 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत ये था कि कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरे देश के अगर इंटरनल जो उनके भी अफेयर्स हैं, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, ठीक है। और यही हस्तक्षेप समझ लिया था जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। दूसरा यह है कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करे, आक्रमण जो है वह ना करे, ये दूसरा सिद्धांत था पंचशील का। तीसरा सिद्धांत था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांति से साथ में रहें, है ना, वही बात थी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांति, ये याद कर लेना 5 पॉइंट, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाएं। चौथा इसमें था कि परस्पर सहयोग की भावना रखें। अगर सहयोग नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब कैसे शांति रह पाएगी, है ना। तो सहयोग और विश्वास, सह अस्तित्व, तो परस्पर सहयोग की भावना। और लास्ट है इसमें कि क्षेत्रीय अखंडता व प्रभुता का सम्मान करना, क्षेत्रीय
अखंडता व प्रभुता का प्रभुसत्ता का क्या करना, सम्मान करना। ठीक है, ये जो है वह पंचशील समझौते के 5 सिद्धांत थे जिसने भारत और चाइना के बीच के जो संबंध है वह शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित किए। लेकिन अब जो है युद्ध को कोई नहीं टाल सका। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या हुआ, अब हुआ युद्ध, और युद्ध जो है वह शुरू हुआ कहीं ना कहीं तिब्बत पर कब्जे से 1950 में चाइना ने क्या किया, 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और ऐसे में भारत का एक विश्वास खत्म हो गया कि जब ये तिब्बत पर कब्जा करके बफर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो मध्यवर्ती स्टेट है, उसको हटा दे रहा है, तो क्यों नहीं ये हम तक आएगा, है ना। तो बस यहाँ से जो अविश्वास की भावना थी वह शुरू हो गई, और अब का जो कॉन्सेप्ट था कि हिंदी चीनी भाई भाई से हम अब हिंदी चीनी बाय बाय तक की कंडीशंस में जो है वह आ गई। क्लियर, चलिए सो देखो नेक्स्ट हमें इसमें जानना है कि हमने नेहरू जी ने क्या किया, सद्भाव रखा, सरदार पटेल ने क्या किया, आशंका जताई कि आक्रमण करेगा, और फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमने क्या कर रखा था बच्चों, अर्धसैनिक बल लगा रखे थे, सेना नहीं लगा रखी थी, और यहां से अब जो चाइना है वह आक्रमण करेगा। लेकिन उसके पहले हम एक बार तिब्बत का जो कॉन्सेप्ट है वह समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जब हम तिब्बत की बात करेंगे तो 1950, हालांकि पहले से भी, ये अगर दिख ना रहा हो तो परेशान नहीं होना है, इसमें केवल 2-3 बातें महत्वपूर्ण है, मैं आपको नोट्स में लिखवा दूंगी। ठीक है, तो यहां पर देखो चीन ने क्या किया, तिब्बत पर अपना प्रशासनिक जो नियंत्रण है वह जता लिया, और ऐसे में 1950 में फाइनली नियंत्रण कर लिया। अब लेकिन 1954 में चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो चुका था, पंचशील समझौता हो चुका था, तो भारत ने शुरुआत में क्या किया, विरोध नहीं किया इस चीज का, है ना, जबकि विरोध करना चाहिए था कहीं ना कहीं। तो भारत ने क्यों नहीं किया, विरोध नहीं किया, क्योंकि पंचशील समझौते में हमने एक पॉइंट लिख दिया था कि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, आंतरिक मामलों में क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू हो गई, जब तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा, आपको एक पिक जो है आप दलाई लामा की देखना, बड़ी फेमस सी पिक है, बहुत जगह आपको मिल जाएगी कि वो बहुत सारे अनुयायियों के साथ आ रहे हैं। ठीक है, वो जो एक ऐतिहासिक पिक थी उसमें चाइना ने ये कहा कि अब भारत पंचशील जो समझौता है उसको तोड़ रहा है, और ये क्या कर रहा है, चीन के आंतरिक जो मामले थे उसमें दखल दे रहा है। तो जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा, देखो कहानी को समझो, है ना, कहानी को अगर समझ जाओगे तो बहुत आसानी से आंसर आप लिख लोगे कि अगर चाइना के साथ शुरुआती जो, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की, जैसे कि अभी 2 दशकों में अमेरिका के साथ क्या संबंध है, या फिर अगर हम शुरुआत की बात करें तो जब हमारे अमेरिका या फिर भारत की विदेश नीति शुरू हो रही थी उस वक्त में किस तरह से संबंध हमारे चाइना से थे। तो देखो हम देखेंगे कि जब दलाई लामा जो है वह जब भारत पहुंचे तब ऐसे में क्या किया, उनको शरण दी गई, और ऐसे में अब आगे तिब्बत में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, सशस्त्र विद्रोह इवन जनता का शुरू हो गया था, क्योंकि वो चाइना की उन नीतियों के खिलाफ थे जो उन्होंने तिब्बत में लागू की थी। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से प्रॉब्लम जो है वह क्या हो गई थी, स्टार्ट हो चुकी थी। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। चीन का आक्रमण 1962, चीन का आक्रमण, जिस वक्त देश आर्थिक विकास कर रहा था, और ऐसे में इस तरह के जो आक्रमण थे वह कहीं ना कहीं, तो देखो चीन ने कैसे आक्रमण किया हम इस चीज को समझते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जब तिब्बत जो कि एक बफर स्टेट था, मध्यवर्ती राज्य था भारत और चाइना के बीच में, तो ऐसे तिब्बत पर क्या किया, चीन ने नियंत्रण कर लिया। लेकिन देखो शुरुआत में भारत ने विरोध नहीं किया, है ना, चीन ने क्या किया, नियंत्रण किया, और शुरुआत में भारत ने विरोध नहीं किया। शुरुआत में भारत ने विरोध नहीं किया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कब बढ़ी, जब तिब्बत के, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि जब तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा, ये भारत आ गए।
तब ऐसे में चाइना को प्रॉब्लम हो गई। तिब्बत के धार्मिक नेता अपने अनुयायियों के साथ भारत में शरण मांगी और जब इन्हें शरण दी गई नेहरू जी के समय, तब तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ये भारत आ गए। और जब ये भारत आए, भारत का शरण देना, चीन ने इसे कैसे देखा? चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में दखल बतौर देखा। चीन ने इस व्यवस्था को, इस घटना को आंतरिक मामलों में दखल के तौर पर देखा। ठीक है, अब देखो एक और ये माना कि जो भारत है वह विरोधी गतिविधियां कर रहा है। अब एक और जो मैटर था वह था सीमा विवाद को लेके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मुद्दा था बच्चों सीमा विवाद का। अब सीमा विवाद, वैसे तो देखो भारत और पाकिस्तान की राय इस पे अलग अलग थी। भारत कहता है कि इस मुद्दे को ब्रिटेन के समय सुलझाया गया है, अंग्रेजी शासन के समय सुलझाया जा चुका है, अब इस पर विवाद नहीं है। पर चाइना क्या करता था? चाइना कहता था कि नहीं, हम उन सीमाओं को नहीं मानते, है ना, हम उन सीमाओं को नहीं मानते। और बहुत सारे हिस्से ऐसे रहे जो कि ब्रिटिश शासन ने जो बंटवारा किया उसके पहले चाइना के थे, ये चाइना का मानना था। तब ऐसे में जो सीमा विवाद है ये भी रहा। और ऐसे में देखो जो लद्दाख, अक्साई चीन का, हम लद्दाख में वो भाग जिस पर चीन अपना कब्जा बताता है उसे अक्साई चीन कहा जाता है। और यहां पर लद्दाख अक्साई चीन, और जो अरुणाचल प्रदेश है, देखो अरुणाचल प्रदेश जिसे कि नेफा कहा जाता था, क्या कहा जाता था पुराने जमाने में, इसका नाम जो है वह नेफा था। इस पर जो है वह कब्जा करना शुरू कर दिया। इस पर क्या किया? चीन ने जो कब्जा करना है बच्चों वह शुरू कर दिया। और अब देखो 1957 से लेके 1959, 1957 से लेकर 1959 की बात करें तो यहां पर अक्साई चीन पर कब्जा किया। अक्साई चीन मतलब लद्दाख का वह पार्ट, एक बार फिर से मैप दिखा देती हूं, है ना। तो अक्साई चीन, यहां पर ये वाला जो इलाका है इसको अक्साई चीन कहा जाता है। इस पर चाइना ने कब्जा किया। और आगे हम देखेंगे कि इसने, देखो प्रॉब्लम आगे क्या हो गई कि इसने रणनीतिक बढ़त के लिए, सोचो दूसरे की सीमा में आप कैसे सड़कें बना सकते हो, लेकिन जब सेना को भेजना हो, वहां पे टैंक्स भेजने हो लड़ने के लिए, तब ऐसे में सड़कों की बड़ी जरूरत पड़ती है। और इसने क्या किया, वहां पे सैनिक बढ़त के लिए क्या किया, रणनीतिक बढ़त के लिए वहां पे सड़कें बनाने लगा। क्या हो गया, सड़कें बनाने लगा। और 1962 में देखो कहां पर आक्रमण किया, ये जो 1962 है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। और भारतीय सेना ने अपना बचाव किया। ठीक है, भारतीय सेना ने क्या किया, बचाव किया। भारतीय सेना ने बहुत बढ़त रोकी, लेकिन फिर चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। तो ये युद्ध और शांति की कहानी है। ठीक है, हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण किया, फिर इसके बाद शांति कैसे हुई। तो चीन ने एक तरफा युद्ध विराम जो है वह चाइना के द्वारा घोषित कर दिया गया। अब जानते हो इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम सबसे ज्यादा तो नेहरू जी पे पड़े। 3-4 परिणाम है जो लिख लो आप, कि भारत की छवि को विश्व स्तर पर धक्का लगा कि हम इस चीज को समझ नहीं पाए कि वो लगातार अक्साई चीन पर आक्रमण कर रहा है, तब भी हम उस बाउंड्रीज की रक्षा नहीं कर रहे हैं। और नेहरू जी का जो एक दोस्ताना रवैया था, सेना को तैयार ना करने का रवैया था, इस वजह से लेकर नेहरू जी की जो छवि है वह धूमिल हुई। और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई जो प्रमुख लोग थे, सेना के कमांडर थे, उन लोगों ने इस्तीफे दिए। और मंत्रिमंडल में हम देखेंगे कि जो वी.के. कृष्ण मेनन थे उस वक्त के रक्षा मंत्री, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया। तो यहां पर इनकी आलोचना जो है वह इस बात को लेकर हुई। और कहीं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बात थी, भविष्यवाणी थी कि ये एग्रेशन जरूर दिखाएगा, वो बात उनकी सच हो गई। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये चीन के आक्रमण की कहानी थी और ये तिब्बत की कहानी थी। अब हम चलेंगे पाकिस्तान के साथ युद्ध। लगता है कि आज भी नहीं रुका। ये केवल 1947 की बात नहीं है, इसके पहले से जो लीग और कांग्रेस के बीच में हो रहा है, कहीं ना कहीं उस सांप्रदायिकता की बात है ना। किस तरीके से ये जो सांप्रदायिकता है वह बढ़ती गई और इसका अंत तब हुआ जब दो देश धर्म के आधार पर विभाजित हो गए। केवल आजादी नहीं मिली, बल्कि माउंटबेटन का जो फॉर्मूला था, विभाजन के साथ आजादी, है ना, पार्टीशन एंड फ्रीडम,
14 अगस्त को पाकिस्तान आजादी मनाता है और हम 15 अगस्त को। तो पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति की जब हम बात करेंगे कि देखो शुरुआत अगर हम कहें तो शुरू से ही जो कश्मीर का मुद्दा था, कश्मीर के मुद्दे पर 1947 से ही विवाद था। ठीक है, कश्मीर मुद्दे पर 1947 से ही विवाद था और यहां पर एक जो शैडो वॉर है, एक जो छाया युद्ध है, ये छिड़ा हुआ था। छाया युद्ध जो है ये लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में छिड़ा हुआ था। लेकिन जब यूएन आया, संयुक्त राष्ट्र आया, तो यूएन की मध्यस्थता से इस इशू को सॉल्व किया गया। आगे देखो दूसरा जो है वह क्या था, सिंधु जल विवाद। सिंधु जल विवाद, सिंधु जल विवाद को सिंधु जल समझौते के द्वारा सुलझाया गया। सिंधु जल समझौते के द्वारा सुलझाया गया। बच्चों आपको यह पढ़ना है कि इसमें कौन कौन सी नदियों का जो पानी है और कितने % पानी है वह भारत को यूज करने का अधिकार था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सहयोग संबंध स्थापित हुए जब यूएन ने मध्यस्थता की और जो सिंधु जल समझौता था इसको सुलझाया गया। नदी जल की हिस्सेदारी की गई और यह हुआ था नेहरू और आयूब खान के बीच में, नेहरू व आयूब खान के बीच में। ठीक है, इनके बीच में जो ये समझौता है वह हुआ था। आगे देखो 1965, अब हम आते हैं 62 में चीन से आक्रमण, चीन से युद्ध हुआ। 1965 की बात है, पाकिस्तान से हो गया। अब 1965 में पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष जो है वह छिड़ गया। आपको पता है इस वक्त पीएम कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। इस वक्त पीएम थे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने क्या किया, इस संघर्ष विराम का पाकिस्तान ने क्या किया, यह सैन्य संघर्ष कैसे हुआ, पाकिस्तान ने किया गुजरात और कच्छ के इलाके, गुजरात, ठीक है, कच्छ, इस इलाके पर हमला कर दिया। अब यहां पर जो पीएम थे इन्होंने क्या किया बच्चों, सेना भेजी, सैन्य अभियान, और ये जो है वह पंजाब की सीमा की तरफ जो हमला है वह भारत के द्वारा किया जाने लगा। भारत यहां पे लाहौर तक पहुंच गया। भारतीय जो सेना है, भारतीय जो सेना है वह कहां तक पहुंच गई, लाहौर तक पहुंच गई। ठीक है, अब देखो अब इसका अंत कैसे हुआ, अब फिर से यहां पर यूएन आया और यूएन की मध्यस्थता से, यूएन के हस्तक्षेप से ये जो युद्ध विराम है वह हो गया। तो यूएन कश्मीर मुद्दे पर भी आया और यूएन बाद में इस सैन्य संघर्ष पर भी आया। ठीक है, अब देखो बच्चों 1966 में हुआ ताशकंद समझौता। ये जो यूएन की मध्यस्थता से हुआ था ना, ताशकंद समझौता हुआ 1966 में, ताशकंद समझौता हुआ और इस विवाद का अंत हुआ। ठीक है, याद रखना है किस किस के बीच में हुआ था और ताशकंद समझौते में क्या क्या बातचीत थी, ये आपको पढ़ना है। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थता की थी। ठीक है, इसका परिणाम ये रहा, जैसे कि हमने चीन ने जब आक्रमण किया था उसका परिणाम ये था कि भारत की छवि, चीन के एग्रेशन को ना समझ पाना और बाउंड्री पर अर्धसैनिक बल लगाना, पहले से तैयारी ना रखना युद्ध की, इन सब चीजों को लेकर एक रणनीतिक छवि धूमिल होती है विश्व स्तर पर। नेहरू जी की भी छवि धूमिल हुई। ये परिणाम था 1962 की युद्ध था। 1965 के युद्ध का जो परिणाम था जानते हो क्या था, आर्थिक बोझ। ऑलरेडी इतनी गरीबी में चल रही थी जनसंख्या की, हम इस वक्त तक अगर हम कहें कि आत्मनिर्भर उतने हो तो गए थे बट उतने नहीं हुए थे, उतने सक्षम नहीं थे। तो हमें जो पैसा विकास के लिए लगाना था वो हमने गोला बारूद पे लगा दिया और ऐसे में हमारे रक्षा व्यय इतने ज्यादा बढ़ गए कि आर्थिक बोझ के तले जो भारत है वह दब गया। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे बांग्लादेश युद्ध 1971। बांग्लादेश युद्ध 1971। आपको पता है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जिसे हम पाकिस्तान बना दें। तब ऐसे में पश्चिमी पाकिस्तान था, है ना। और आगे हम देखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल का पूर्वी इलाका था इसे क्या कहा था, पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहा था इसे, पूर्वी पाकिस्तान कहा था ना। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से पाकिस्तान कहा जाता था।
1971 में बांग्लादेश का अस्तित्व जो है वह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया था। अब देखो इसकी कहानी क्या हुई बच्चों कि 1970 से ही हम देखेंगे कि पाकिस्तान में बेसिकली जो अंदरूनी संकट है वह आ चुका था। एक गृह युद्ध टाइप की स्थिति हो गई थी, ठीक है। एक जो अंदरूनी परेशानियां थी वो यहां पर पाकिस्तान में आ चुकी थी। और ऐसे में देखो इस वक्त जब चुनाव होते हैं तो पश्चिमी पाकिस्तान में आते हैं जुल्फिकार भुट्टो, ठीक है, ये पश्चिमी पाकिस्तान में जीते। और पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की सरकार बनती है, ठीक है। मतलब यहां पर जो मुजीबुर रहमान है इनकी एक जो पार्टी थी वो जीतती है, आवामी लीग। क्या नाम था इनकी पार्टी का? आवामी लीग पार्टी, ठीक है। ये पूर्वी पाकिस्तान में जीती। अब जब ऐसा हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रांग था, इसने क्या किया, यहां के लोगों पर एक तरीके से अत्याचार और जो दोयम दर्जे का व्यवहार था वह शुरू कर दिया। दोयम दर्जे का जो व्यवहार है वह शुरू किया। और ऐसे में आवामी लीग पार्टी और इन सब ने क्या किया, मुक्ति संघर्ष चालू कर दिया कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए पाकिस्तान से। अच्छा, आप देखोगे कि पाकिस्तान जितना कट्टर है आपको बांग्लादेश में उतनी जबकि ऐसा नहीं कि उसमें भी मुस्लिम्स हैं, और उसके बाद आपको पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करोगे तो बांग्लादेश में आपको उतनी कट्टरता दिखाई नहीं देगी। और पाकिस्तान के वनस्पत जो हमने बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व किए, कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ हमने बहुत सारे ऐसे हिस्सों पर जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है उसको आसानी से सुलझा लिया गया। तो यहां पर हम देखेंगे कि आवामी लीग और यहां की जनता ने क्या किया बच्चों, नए परिसंघ की मांग की। पूर्वी पाकिस्तान ने क्या किया, नए परिसंघ की मांग की कि अब हम अलग स्टेट बनेंगे। और जब नए परिसंघ की मांग की, ऐसे में जो पश्चिमी पाकिस्तान है वह और भी ज्यादा यहां पे कठोर हो गया, बहुत सारी सेना जो है वह भेज दी। और 1971 में यहां पे जो शेख मुजीब थे उनको गिरफ्तार किया। अब आगे देखो क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान ने यहां पर जब मुक्ति संघर्ष छेड़ा, ठीक है, मुक्ति संघर्ष छेड़ा, अब एक और यहां पे विश्व लेवल पे भूमिका आएगी। पाकिस्तान मदद लेगा किसकी, अमेरिका की और चीन की। और जब पाकिस्तान, अमेरिका और चीन की मदद लेगा, ऐसे में ना चाहते हुए भी भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए भी क्या किया, सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष की जो संधि है, 20 वर्ष की जो सहयोग संधि है वो स्थापित कर ली, ठीक है। अब देखो नए परिसंघ की जब यहाँ पे स्थापना हो रही थी बच्चों, और जब यहाँ पर अत्याचार बढ़ गए थे, तब बहुत सारे, इवन 1971 की हम बात करें, भारत इसमें कैसे शामिल हुआ। अरे भारत में 80 लाख शरणार्थी आ गए थे। भारत में लगभग 80 लाख जो शरणार्थी है इनका बोझ पड़ने लगा था। अब भारत ने क्या किया, एक नैतिक और भौतिक समर्थन, नैतिक समर्थन भी किया और भौतिक समर्थन भी किया। भौतिक समर्थन कैसे किया, सेना भेज के या बाकी सारे बाकी तरीके से भी एक समर्थन जो है वह देना शुरू किया, ठीक है। अब देखो बच्चों, भौतिक सहायता भी दी। और भारत ने क्या किया, सोवियत संघ के साथ समझौता किया। भारत ने जो सोवियत संघ था इसके साथ समझौता किया। और 20 वर्षीय यह समझौता था। कितने वर्ष का, 20 वर्षीय समझौता था। ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि ये जो पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की धुरी बन रही थी इससे निपटा जा सके। पाक, अमेरिका और चाइना, ये जो एक धुरीकरण हो रहा था ना बच्चों, इससे निपटा जा सके। और कहीं ना कहीं हमने इसके ही उत्तर में 20 वर्षीय जो संधि थी हमने सोवियत संघ के साथ कर ली, है ना। क्लियर है, इतना क्लियर है आपको। शांति व मित्रता संधि हमने किससे की, सोवियत संघ से, 20 वर्षीय एक समझौता या संधि। अब इसके आगे की थोड़ी सी कहानी और जानते हैं। देखो 1971 दिसंबर, अब यहां पर भारत पाक युद्ध जो है ये छिड़ गया प्रत्यक्ष रूप से। भारत पाकिस्तान जो युद्ध है वह छिड़ गया। और पाकिस्तान ने कहां से हमले शुरू किए, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ठीक है। बदले में भारत ने भी अब वायुसेना, जल थल, जल सेना, नौसेना, है ना, और जो थल सेना थी
इसका यूज किया। जो बांग्लादेश की आज कैपिटल आप देखते हैं ढाका, ढाका को तीनों तरफ से भारतीय सेना ने घेर लिया। क्या किया? भारतीय सेना ने ढाका को तीनों ओर से घेर लिया और ऐसे में पाकिस्तान के जो 90,000 से ज्यादा सैनिक थे, 90,000 से ज्यादा जो सैनिक थे, इन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। भारत की एक बड़ी जीत मानी जाती है, ठीक है, भारत की एक बड़ी जीत मानी जाती है। 1971 में क्या किया? 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। अब यहां पे जो बांग्लादेश है वह स्वतंत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि अब यहां पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नक्शे पर आया, स्वतंत्र राष्ट्र बना। अब देखो इसके परिणाम क्या थे? इसके परिणाम और इसका जो लाभ है वह जानते हो किसकी छवि को मिला? इंदिरा गांधी की छवि को। इसके परिणाम ये रहे कि भारत का सैन्य पराक्रम दिखा, भारत का सैन्य पराक्रम दिखा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है अगर आप इसको पढ़ेंगे कि बांग्लादेश जो है वह कैसे अस्तित्व में आया। और 1971 में जो हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें इंदिरा गांधी जी जीती, क्योंकि इन सभी डिसीजंस पर सेना को भेजते और बाकी सभी डिसीजंस पर जो इंदिरा गांधी पीएम थी उन्होंने बड़े ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए, है ना। सो 1971 में जो लोकसभा चुनाव है इसमें जो इंदिरा गांधी उस वक्त पीएम थी, इंदिरा जी जो पीएम थी, इनको इनकी जो छवि है वह बहुत ज्यादा बड़ी, लोकप्रियता बढ़ी। और लेकिन हाँ, हम ये देख सकते हैं कि 1962 का समय ऐसा था जिस वक्त हमारे पास 62 की बात हो रही है कि सीमित संसाधन थे, हमें उन्हें ठीक से यूज करना था। और अगर हमने रक्षा क्षेत्र में ज्यादा लगा लिए थे, है ना, जैसे कि हम चाइना की बात कर रहे थे कि ऑलरेडी हमने 1962 में सीमित संसाधन थे, हम कैसे रक्षा व्यय में बढ़त जो है वह रक्षा व्यय में जब बढ़ोतरी की गई तो आर्थिक विकास के लिए पैसा कम बढ़ा। 62 में वो हुआ, फिर 65 में युद्ध, फिर 1971 का ये बांग्लादेश, और ऐसे में आर्थिक बोझ कहीं ना कहीं पड़ा और रक्षा व्यय जो है वह बढ़ गया। लास्ट टॉपिक आपका बचा है भारत की परमाणु नीति। इसके पहले कारगिल वॉर जो है वह पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको पता है 1999 की ये बात है, 1999 की। और अगर हम पहले परमाणु परीक्षण की बात करें 1974 में हो चुका था। हमारे पास परमाणु हथियार थे लेकिन भारत ने कारगिल में उसको यूज नहीं किया, और ये भारत की परमाणु जो नीति की शांति अस्तित्व है उसको बताता है। जब पहली बार परमाणु जो परीक्षण है वह पोखरण में किया गया, उसका थीम रखा, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, तो स्माइलिंग बुद्धा है ना, उसका नाम रखा गया। तो यहां पर देखो 1999 की बात, कारगिल संघर्ष की बात कर लेते हैं कि 1999 के महीनों में भारतीय इलाके की नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकान जैसे कि द्रास है, माशको है, काकसर है, बतालिक है, और अपने को जिन्होंने मुजाहिदीन बताया उन्होंने कब्जा किया। पाकिस्तान सेना की मिलीभगत थी और भारतीय सेना ने क्या किया? इस कब्जे पर हरकत फिर से, मतलब भारतीय सेना इस पर कब्जे के लिए आई। दोनों देशों के बीच में संघर्ष छिड़ गया और इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। और 26 जुलाई 1999, 26 जुलाई मई जून में लड़ाई चली और 26 जुलाई 1999 तक भारत ने अधिकतर जो ठिकाने थे उस पर फिर से अधिकार कर लिया, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, पूरे दोनों देशों की ये जो लड़ाई थी, क्योंकि अब ये एक साल पहले लगभग इन्होंने विश्व को बता दिया था कि अब हमारे पास परमाणु हथियार है। भारत ने तो ये जो है वह थोड़ा सा छिपकर किया था ये काम, लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या, चीन और अमेरिका से सहयोग और सारी चीजें लेकर ये कर दिया। तो यहां पर देखो कि पूरे विश्व का ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न जो देश है अब वो लड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई एक परमाणु हथियार का यूज कर ले। तब ऐसे में देखो कि इस लड़ाई को लेकर पाकिस्तान में भी बहुत विवाद मचा। कहा गया कि सेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा और लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उनकी अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण कर लिया। पाकिस्तान में लोकतंत्र है कहां?
पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, है ना। अगर चाइना खुद को डेमोक्रेटिक कहता है, उसमें भी नहीं है। हमने बहुत सारी कंडीशंस देखी, क्यों नहीं है। अगर इलेक्शंस होते हैं एक ही पार्टी जीत रहे, आपने तो ऑप्शन से नहीं दे, तो कहां से लोकतंत्र है। वही अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां के नागरिकों को कितने फ्रीडम राइट्स है, कितने अधिकार हैं। तो यहां पर कुछ ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है वहां के डेमोक्रेसी में। और इसके अलावा ऐसा संविधान बनाया होगा, कभी भी आकर कोई संविधान चेंज कर देता है, कभी भी जो है वह अपने सेना जो है वह कब्जे में ले रही है ना, मिलिट्री कूप्स हो रहा है। तब ऐसे में आप कहां लोकतंत्र की बात कर रहे हो। तो ये कारगिल लड़ाई थी। अब देखो भारत की परमाणु नीति की जो बात है वह हम करते हैं। देखो भारत की परमाणु नीति इस दौर की एक बहुत प्रमुख बात थी, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। और हमारे विदेशी संबंधों और लड़ाइयों पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो था। तो भारत का परमाणु विस्फोट है ना, 1974 में परमाणु परीक्षण किया। नेहरू जी ने कहा कि आधुनिक भारत के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना जो विश्वास है वह तय करें। और ऐसे में 1940 के दशक से ही कहीं ना कहीं जो शुरुआत है, होमी जहांगीर भाभा की समय हो चुकी थी, जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु हथियारों का जो यूज है, परमाणु का जो इस्तेमाल है वह करना चाहे अणु ऊर्जा बनाने के लिए। ठीक है, आइए कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूं। सो देखो बच्चों, अगर हम परमाणु हथियारों की बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स पहले लिख लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अच्छा ये बताओ, अभी हमारे पास कितने परमाणु हथियार हैं। अगर हम एक 2017 की रिपोर्ट देखें, 2017 की अगर हम रिपोर्ट देखेंगे तो इसके अनुसार यह कहा जाता था कि भारत जो है, वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टेट रिपोर्ट, इसमें यह कहा गया कि परमाणु रिएक्टरों की संख्या के आधार पर, परमाणु रिएक्टरों की संख्या के आधार पर भारत का जो नंबर है वह कौन सा है, तीसरा नंबर है। ठीक है, तीसरा नंबर है। 1919 में, ठीक है, 1999 में परमाणु नीति का फ्रेमवर्क आया कि परमाणु का यूज हमें कैसा करना है। तो इसके लिए क्या, एक ड्राफ्ट आया। ठीक है, ड्राफ्ट आया। हम देखेंगे कि जो नीति बनती है 2003 में बनी, 2003 में हमने परमाणु यूज को लेकर नीति बनाई। और इसमें कौन सा सिद्धांत, नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट। हम यूज कब करेंगे ये तो हमने नहीं कहा, बट हाँ हमने NFU की जो नीति है, नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई कि पहले हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम अणु का यूज जो है वह किसमें करेंगे, विकास के लिए करेंगे, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेंगे। और इसीलिए जब हमने पहला परीक्षण किया मई 1974 को, जिसे कि पोखरण 1, इसका देखो नाम क्या था, इसका नाम था पोखरण 1 स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 1 स्माइलिंग बुद्धा, इसका नाम था न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है, परमाणु परीक्षण करके बुद्ध मुस्कुरा गए, ये पोखरण का मामला था बच्चों। और सेकंड देखो, 11 मई 1998, 11 मई 1998 में हमने क्या किया, सेकंड पोखरण परीक्षण किया। ठीक है, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति नाम था। ठीक है, अब देखो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो अभी लेटेस्ट है, उसमें भारत सरकार ने कहा कि 2024 तक हम 14 गीगावाट बिजली, 2032 तक जो है वह 63 गीगावाट जो बिजली है उसका यूज करेंगे। और लगभग भारत में अभी 21 परमाणु जो रिएक्टर्स है वह सक्रिय है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अच्छा इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं। देखो इसको करंट अफेयर में कुछ इसमें जो आपको एक्स्ट्रा टिटीज और चीजें मिलती है उससे अपडेटेड हो जाना। आपको पता है कि यूएन में स्थायी सदस्य कौन थे उस वक्त, यूएन में स्थायी सदस्य वो देश थे जिनके पास परमाणु हथियार थे। और ये 5 देश थे। कौन कौन से 5 देश थे, आइए देखते हैं। तो देखो यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश
ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के स्थायी सदस्य थे। आज भी इस बात को कहा जाता है कि ये 1950 की बात थी। आज आप अगर 2020 और 22 में देखो, तब क्या कोई और देश शक्ति संपन्न नहीं हो पाया? जो आपने अब तक 5 ही देश जो है वह यूएन में फिक्स परमानेंट मेंबर रखे हैं। तो यहां पर इन देशों ने क्या किया बच्चों, ये सब जो है वह अणु शक्ति संपन्न हो चुके थे, और उस समय अब इनने तो परीक्षण करके स्ट्रांग हो गए, अणु हथियार बना रहे, लेकिन न्यूक्लियर जो ये बना रहे थे बाकी सबको बनाने से रोक दिया। और इस तरह से परमाणु अप्रसार संधि जो है वह कई देशों पर थोपना चाहा इन्होंने। लेकिन याद रखना कि 1968 की जो परमाणु अप्रसार संधि थी, जब बाकी देशों में थोपना चाहा, तब इसे भेदभावपूर्ण माना गया कि आप सक्षम हो गए उस पॉइंट को करके, कि आप सक्षम हो कि किसी पर जो है आप न्यूक्लियर हमला कर दो, लेकिन वो इंसान अपनी बचत के लिए, अपने सेफ के लिए ना बना पाए, है ना। तब ऐसे में भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो भारत ने इस पर साइन क्यों नहीं किया, यूपीएससी पूछता है एक सेंटेंस में, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो है वह भेदभावपूर्ण संधि थी। ठीक है, क्लियर है इतना। तो भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो उसने कहा कि अणुशक्ति का यूज वह सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से करेगा और बाकी इसका कोई यूज नहीं होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ और परमाणु कार्यक्रम जो है वह हुए, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब विश्व राजनीति के बदलते समीकरण जो है वह हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। आपको ये वाला जो बॉक्स है इसको पढ़ लेना है। अब लास्ट में देखो, मैं आपको मेंस के क्वेश्चन बता देती हूं। पीटी के क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन बेस्ड है, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तब आपसे इंफॉर्मेशंस बन जाएंगी। मेंस के क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं। नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेत क्यों मानते थे? क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर विदेश संबंध आपके हाथ से निकल गए तो जिस अनुपात में निकलेंगे उस अनुपात में स्वतंत्र नहीं रह जाएंगे, है ना। 2 कारण आपको बताना है। विदेश नीति का निर्धारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। 1960 के दशक को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति आपको बताना है। आप बताइए कि किस तरीके से उस वक्त 2 खेमों में अगर पूरा जो विश्व बट रहा था, लेकिन हमने उसको नहीं अपनाया, हमने गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसको अपनाई। भारत की विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर हुआ, लेकिन 62 और 71 की अवधि, 10 सालों में भारत को 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि भारत की विदेशी नीति क्या असफलता है, अथवा आप इसको अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां मानेंगे? क्या मानते हैं आप, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या भारत की विदेश नीति से यह छलकता है कि क्षेत्रीय स्तर की महाशक्ति बनना चाहता है? 71 में बांग्लादेश युद्ध के संदर्भ में इस पर विचार कीजिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है, गुट निरपेक्षता का व्यापक अर्थ है अपने को किसी सैन्य गुट में शामिल ना करना। इसका अर्थ है चीजों को यथासंभव सैन्य दृष्टिकोण से ना देखना, और इसकी कभी जरूरत आन पड़ी तो किसी सैन्य गुट के नजरिए को अपनाने की जगह स्वतंत्र रूप से स्थिति पर विचार करना और सभी देशों के साथ दोस्ताना व्यवहार कायम रखना। इससे अच्छा गुट निरपेक्षता का सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा, चुपचाप इसको याद कर लो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नेहरू सैन्य गुटों से दूरियां क्यों बनाना चाहते थे? ठीक है, क्या आप मानते हैं कि भारत सोवियत मैत्री के संबंध में गुट निरपेक्षता के जो सिद्धांत उसका उल्लंघन हुआ? या लास्ट है, सैन्य गुट ना होते तो क्या गुट निरपेक्षता की नीति जो है बेमानी होती? ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, आज का आपका जो चैप्टर है वह खत्म हुआ। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि जीएस पेपर 2 आपका जो मेंस का पेपर है उसमें आईआर है, करंट अफेयर बेस्ड आप ज्यादा पढ़ लेना। हाँ, बेसिक कवर करने के लिए आप एनसीईआरटी का सहारा लेंगे। और ये जो आपका क्लास है भारत के विदेश संबंध, इसमें आप पाकिस्तान और चाइना के बारे में जो है वह काफी कुछ समझ गए। हमने परमाणु नीति की बात कर ली। आज की जो परमाणु नीति है और उसके उद्देश्य हम क्या रखे हैं, वो सब चीजें आपके लिए करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने जाना अंतरराष्ट्रीय संदर्भ जो है वो उस वक्त क्या थे, आर्टिकल 51 में हमने क्या क्या शामिल किया। ठीक है, भारत ने क्या किया उस वक्त के कोल्ड वॉर की कंडीशन में और 2 खेमों की कंडीशन में। आर्टिकल 51 जो है वह क्या कहता है, गुट निरपेक्षता की जो नीति है वह क्या कहती है। ठीक है, और 3 पॉइंट्स को हमने इसमें पढ़ा कि नेहरू की भूमिका क्या रही, 2 खेमों की दूरी और एफ्रो एशियन एकता की हमने बात की, और पहला सम्मेलन 1961 में हुआ। करंट अफेयर में आपको एक होमवर्क देती हूँ कि आपको अब तक देखना है कितने ये जो गुट निरपेक्षता के हैं वह हो चुके हैं और इसका मूल्यांकन क्या है, गुट निरपेक्षता की नीति से हमें कितना फायदा हुआ, अगर हम किसी खेमे में शामिल हो जाते तब हमारा विकास कैसा होता। तो इस तरह की जो संभावनाएं उस पर मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। चीन के साथ शांति और समझौते की हमने बात कर ली कि पहले पॉजिटिव रवैया था, बाद में नेगेटिव हो गया, अग्रेसिव हो गया चीन। और यहां पर
पंचशील समझौता इसके साथ हुआ था, लेकिन उसने क्या किया, पहले जब तिब्बत को एज अ बफर स्टेट नियंत्रण कर लिया और बाद में 62 पे आक्रमण कर दिया। चाइना ने कहां पे, एक तो अक्साई चीन लद्दाख वाला पार्ट और यहां पर अरुणाचल प्रदेश है ना, ठीक है। और एक और जो इंपॉर्टेंट इसमें रहा कि जो वहां के धार्मिक नेता, धार्मिक गुरु थे तिब्बत के, उनका भारत में आना, भारत का शरण देना चाइना को गलत लगा। फिर पाकिस्तान के साथ हमने देखा कि कश्मीर मुद्दा शुरू से चल रहा था, सिंधु जल विवाद था और सैन्य संघर्ष हुआ 1965 में। बांग्लादेश युद्ध 1971, बांग्लादेश युद्ध 1971, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखो बच्चों, 3 जुलाई 1972, 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता जो है वह होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, शिमला समझौता, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ जो युद्ध और चीज़ें थी वह रुक गई, है ना। सो यहाँ पर ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तब चैलेंजेस क्या थे, हमने उन चैलेंजेस जो है वह कैसे निपटा। चैलेंजेस के बाद हमने देखा कि किस तरह से एक जो दल था, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर क्या था, डोमिनेंस एरा क्या था, नियोजित विकास की राजनीति को हमने कैसे अपनाया और फिर हमने विदेशी संबंधों की बात की। आगे इसी तरह से भारत की जो राजनीति है स्वतंत्रता के बाद उसको समझते रहिए। अगले चैप्टर पर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। थैंक यू सो मच।